राजीव प्रकाश साहिर की ताज़ा तसनीफ ताक़ुब सर्द मौसम का कि रस्म इजरा बदस्त प्रोफेसर शाफिक क़िदवई यूपी प्रेस क्लब में अदीबो शायरों की मौजूदगी में हुई। निज़ामत डॉक्टर उमैर मंजर ने की। आगाज डॉक्टर मंसूर हसन खान ने नाते रसूल मकबूल से किया। हाजिर है लर्न ऑनलाइन विद फैजान खान की खुसूसी रिपोर्ट। इसलिए मैं चाहूँगा कि जो ये बड़ी संजीदगी का माहौल तारी हो गया है इनके रस्म इजरा के मौके पर, उसको थोड़ा सा हम लोग दरअसल होता क्या है कि जब भी रस्म इजरा में हम जाते हैं, एक बार मैंने इसमें लिखा भी था इवें, तो जो जिसकी किताब का रस्म इजरा होना होता है तो उनके यहाँ हापुड़ वाली मौसी, कानपुर वाली बुआ, उनके बच्चे, ये सब होते हैं। यहाँ मैंने पहली बार देखा कि 99% अदीब के बीच में कोई गुफ्तगू करना, के दरमियान कोई गुफ्तगू करना। बेगम को इनवाइट नहीं किया क्यों? आपकी बेगम आई है कि नहीं? ये उन्होंने गलत उदाहरण। दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा था कि अगर नाज़िम साहब थोड़ा सा ढील दें तो ये तारीखी कार्यक्रम हो सकता है कि जब सदर साहब भी ट्रेन छूट जाए, उनके लिए भी हो कि देखिए हम गए वहाँ और इतना लंबा, लेकिन मुझे मालूम है कि आप रिटायर हो गए तो आपको अंदाजा नहीं बुला सकते। अच्छा, राजीव प्रकाश गर्ग साहब जो साहिर के तल्लुक से भी अपना पहले कलाम वाला लिखते तो बंद कर दिया। इनका जब इन्होंने मुझे अपना मजमूआ दिया तो उर्दू तो पढ़ने में मुझे बहुत अभी उसमें रवानी नहीं है, मैं पढ़ लेता हूँ लेकिन उतनी फास्ट नहीं जितना हिंदी पढ़ता हूँ। तो जब मैंने देखा कि 43 अफसाने हैं तो मतलब सारा घर का काम वाम छोड़ के आप और कुछ ना करें, इनके अफसानी मजमूए को पढ़ें, है ना। लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की, 1-2 दिन लिए, और क्योंकि अफसाना पढ़ना कोई आसान काम नहीं होता है। अगर आप बहुत डूब के पढ़ रहे हैं तो उसके जो असरात हैं वो आपको इस कदर कहा जाए वीक कर देंगे, दुर्बल कर देंगे कि आप जो है एक साथ 2, 4, 10 से ज़्यादा अफसाने नहीं पढ़ सकते। मतलब हो सकता है आप यहाँ सब उस्ताद लोग हैं 15-20 एक साथ पढ़ जाएं, है ना, लेकिन हमारे उसमें नहीं है। और दूसरी बात ये हो गई है कि जब हकीकत अफसाना हो गई है तब और मुश्किल हो गई है कि अदबी अफसाने क्यों पढ़े जाएं। जब एक आदमी जो है वो दुनिया का दूसरे नंबर का अमीर अचानक एक हफ्ते में 23वें नंबर पहुंच जाता है तो हम अदबी अफसाने क्यों पढ़ें? हमारे सामने तो हकीकती अफसाने हैं। बहुत तो ऐसे में इस माहौल में इनके मैंने तमाम तर अफसाने पढ़े, बड़ी हिम्मत से पढ़े, सारे काम तरक करके पढ़े, नहीं तकरीबन 10-12 पढ़े। मुझे ये लगा कि ये अफसाने के मैदान के मुजाहिद है ना, और उसमें कभी इनकी वार सही जगह पे पड़ जाता है, कभी वो हवाई फायर हो जाते हैं। अब चीज़ ये है कि एक अफसाना निगार को ये ज़रूर मालूम होना चाहिए। देखिए मेरा जो इन्होंने परिचय कराया अभी नाज़िम साहब ने, उमैर मंजर साहब ने, इन्होंने मेरा परिचय ये नहीं कराया कि मैं बचपन से अफसानों की तनकीद करता रहा, अपने वाले साहब के अफसानों की तनकीद करता रहा जो बड़ी सतह पे बहुत ही मकबूल हुए। तो इसलिए मेरे को जब मैं किसी अफसाने पर कोई तनकीद करता हूँ तो उसका मेरे पास एक लंबा तजुर्बा है और बड़े अफसाना निगारों के अफसानों की तनकीद करने का तजुर्बा है। तो मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि एक अफसाना निगार को ज़रूर मालूम होना चाहिए कि जैसे अभी एक शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया रंजन जी ने कि वायवी, आप ऐसे तो नहीं है कि आपका अफसाना जो है वो पढ़ने के बाद आदमी को खौफ तो किया क्यों मैंने वक्त इसमें ज़ाया किया। आपके अफसाने का जो डायनेमिक्स है वो ऐसा है कि एक मैं इनका अफसाना पढ़ रहा था, वो किसी भूत की 800 साल पुराना कोई भूत है, वो एक जगह था, वहाँ पहले जंगल था, फिर वहाँ खेत हुआ, फिर वहाँ अपार्टमेंट बने, फिर वहाँ पे एक लड़की को लाया जाता है और 31 दिसंबर की रात है और वो लड़की के ऊपर वो जो वहशाना हरकत करते हैं तब तक वो भूत जो है अलर्ट हो जाता है, वो उनको ऐसा करता है कि सब आपस में एक दूसरे को गोली मार देते हैं, मर जाते हैं।
मुझे लगा कि एक लेखक ने एक मैसेज को एस्टेब्लिश करने के लिए अफसाना लिख दिया, लेकिन भूत पे बेहद खूबसूरत अफसाना लिखा गया जिस पर फिल्म पहेली बनी और उसका नाम था दुविधा। उसके अफसाना निगार जो कि राजस्थान के बहुत ही बड़ा नाम है, क्या नाम है उनका, विजयदान देथा। अब देखिए विजयदान देथा साहब का जब दुविधा आप पढ़े, कई बार मैंने उसे पढ़ा, वो भूत को भी एस्टेब्लिश करते हैं, उस कैरेक्टर को एस्टेब्लिश करते हैं कि, और आपको लगता नहीं कि ये भूत है, ये आपको लगता है कि हकीकत है। ये अफसाने की जो फैंटेसी की जो खासियत है, तो मैं चाहता हूँ कि बहुत सारे लोगों ने काफी अच्छी अच्छी बातें करी हैं, लेकिन उन बातों पर भी होना चाहिए जिससे यहाँ अभी से लेकर और दूसरे लोग अफसाना निगार बैठे हैं कि अफसानों का जो फन, वो उसका जो डायनामिक्स है, वो आप किस तरह से निभाते हैं उसके अंदर। अच्छा, एक बार मैं प्रोफेसर मोहम्मद हसन साहब की तकरीर मैंने सुनी बहुत साल पहले इलाहाबाद के किसी अदबी जलसे में, और उस बात को मैं आज तक याद रखता हूँ। उन्होंने कहा कि पहले अफसाने कहे जाते थे, अब अफसाने लिखे जाते हैं। अफसाना तो कहने की वो है, एक कहने का फन है। अफसाने कितने दादी नानियों के अफसाने बच्चों को सुनाती थी, उसके अंदर अगर आप फिलॉसफी डाल रहे हैं, अगर आप उसके अंदर सारे मसाइल, सामाजिक मसाइल डाल रहे हैं, तो फिर अफसाने और निबंध के बीच का कई फर्क होना चाहिए। और ये वो एक तलवार की धार है, एक ऐसी रस्सी है जो किसी भी अफसाना निगार के लिए वो एक बड़ी चैलेंज है कि आप नक्काद के लिए, आपके कारी के लिए आप कितने कामयाब हो। प्रेमचंद ने 250 अफसाने लिखे, लेकिन बमुश्किल 15-20 अफसाने ऐसे हैं जो अब भी उनके याद है उनके अदब से। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये एक संभावनाशील अफसाना निगार है, और इनके अफसाने बहुत कुछ तो मुझे बहुत अच्छे लगे, खासकर जिसका अभी तक किसी ने जिक्र नहीं किया। मुझे अदा इनका जो है बेहद खूबसूरत अफसाना। उसमें एक गरीब बच्ची है जो कि मॉल में जा रही है, और मॉल में वहाँ पर वो उसको बहुत, जैसे कि तमाम हमारे शहर में मॉल हैं और वहाँ पर जो लोग काम करते हैं कम तनख्वाह पे, वो जाती है और तंग गली में रहती है, वहाँ गली के आगे गड्ढा उड्ढा भी बड़ी अच्छी मंजर कशी है। उसके बाद वहाँ एक बच्चा, उसको दूसरा अपनी उम्र एक नौजवान मिलता है, और वो भी आया है वहाँ पर, और वो कहता है कि मुझे बहुत कम पैसे मिलेंगे और इस समय रोजगार मिल नहीं रहा है, तो मैं ये कर रहा हूँ। और दोनों के बीच में डायलॉग होता है, और वो कोई ऐसा नहीं है कि उसमें कोई बहुत लंबे रिश्ते बनने की बात हो, लेकिन वो उसकी हौसला अफजाई करती है। मतलब बड़ी मासूमियत के साथ इन्होंने, और खास करके जिसके लिए मैं इनको मुबारकबाद देना चाहूँगा कि ये अपने वक्त की जो नब्ज पकड़ रहे हैं। ऐसे बहुत कम अफसाना निगार हैं, कुछ तो माजी में चले जाते हैं, कुछ मुस्तकबिल में चले जाते हैं, लेकिन दौरे हाजिर में की जो अंतर्विरोध है, और खासकर उन इलाकों से कि जैसे वाटर प्योरीफायर, और हमारे घर में भी वाटर प्योरीफायर आता है, हम लोग के सबके आता है, जिन लोगों ने, मेरे ख्याल से शायद ही कोई यहाँ जिसका नाम कोई लगा हो वाटर प्योरीफायर इंस्ट्रूमेंट, या जैसे मॉल में काम करने वाला है, या जैसे वो एक बच्चा है बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवानी, बहुत खूबसूरत अफसाने इन्होंने लिखे। तो मुझे इनसे यही तवक्को है कि इस फन को वो आगे भी कामयाबी से लेते जाएंगे, और जहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको कई बार ऐसा होता है कि आप लालच में पड़ जाते हो कि चलो इसमें भी आजमा लें, लेकिन एक अदब जो है वो एक ऐसी, या कोई भी परफॉर्मिंग आर्ट एक ऐसा फन है, एक ऐसा कार्यक्रम है कि जिसमें जब तक बहुत परफेक्शन नहीं होगा तो आपको वक्त के साथ भुला दिया जाएगा। कुछ ही चंद चीजें बड़े बड़े अफसाना निगारों की, नॉवेलिस्टों की ही लोगों की जबान पर रहती है, लेकिन आपने इस सिंध में बहुत अच्छा काम किया है। बहुत खूबसूरत अफसाने मुझे पढ़ने का मौका मिला, और बहुत दिनों बाद मिला, इसके लिए मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। बहुत शुक्रिया। खलाई मौसीकी, खलाई मौसीकी असल में पढ़ने के बाद मुझे हरमन हेस का एक अफसाना याद आया, भेड़िए। भेड़िए में कहानी ये है कि एक गांव में
लोग बकरी पाले हुए हैं, जंगल के करीब रहते हैं, और जंगली भेड़िए आकर के उनकी बकरियां उठा ले जाते हैं। वो लोग सब परेशान हैं कि क्या इसकी तदारुक हो, और वो एक दिन मंसूबा बनाते हैं कि हम सब लोग धारदार हथियार लेकर के इन भेड़ियों को मारेंगे, इनका ताक़ुब करेंगे। वो रात को भेड़ियों का ताक़ुब करते हैं, भेड़िए भागते हैं और एक जगह एक भेड़िया उन्हें मिल जाता है, वो उसको मार देते हैं। और फिर वो मंजर कशी उसने की है हरमन हेश ने। एक चांद निकला हुआ था आसमान पे बहुत खूबसूरत, और बर्फ पर चांद की रोशनी पड़ रही थी और भेड़िए का खून चमक रहा था, और वो सारे जो शिकारी थे जिन्होंने भेड़िए को मारा था वो खून देखकर खुश हो रहे थे। फिर वो चांद की तरफ, कुदरत की खूबसूरती की तरफ के मनाजिर खींचता है। तो इस अफसाने को पढ़ने के बाद मुझे वही अफसाना इसलिए याद आया कि ये भी इसमें वही रूह है जो उस अफसाने में। आज हमने बड़ी तरक्की कर ली है, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई, आराम व आसाइश की सारी चीज़ें मौजूद हैं, गाड़ी है, जहाज़ है, और मेरा ख्याल है कि जहन वहाँ तक पहुँच गया जहाँ पहले तसव्वुर भी नहीं किया गया था। लेकिन जो बुनियादी इंसान की चीज़ है, जो इंसान की खुशी, मसरत या रूहानी सुकून, वो उनका हो गया, नायाब हो गया, और इंसान ने कुदरत की जो खूबसूरती है उसको फरामोश कर दिया तरक्की की होड़ में और हसद, जलन और दुनियादारी में। तो ये अफसाना मुझे इस लिहाज से बहुत अच्छा लगा। इसमें चंद इक़्तिबासात में पढ़ना चाहता हूँ। सितारों की अनगिनत वादियों में जहाँ खलाए महदूद न जाने कहाँ तक फैली हुई थी, बहुत से रात पोशीदा थे। इन्हीं राजों का पता लगाना उसका काम था। इसी मकसद के लिए उसे खलाए वसीत में भेजा गया था। यही उसके कमांडर का मिशन था। एक इंसान अपने मिशन पर निकला हुआ है, वो आसमान पर जा रहा है क्या तलाश करने, वही चीज़ तलाश करने जो उसको सुकून, उसके क़ल्ब को सुकून दे और उसकी तरक्की का ज़ामिन हो। और वो चीज़ें कहाँ मौजूद हैं, आखिर में वो अफसाना निगार बताता है वो उसके बातिन में मौजूद है। वही चीज़ें जिसकी हम तलाश पे सरगर्दा रहते हैं वो दरअसल अपनी ज़ात के अंदर मौजूद है। वो खिलाओं में ऐसी खोज करना चाहता था जिससे दुनिया हैरान रह जाए। उसकी वालिदा अपनी मुलाजमत से देर शाम को लौटती थी, तब तक वो अपनी आया के साथ फ्लैट में रहता था और बेसब्री से माँ का मुंतज़िर रहता था। वालिदा ने उसे 18वीं सालगिरह पर एक उम्दा किस्म का टेलीस्कोप बतौर तोहफा दिया था, पायलट बनकर हवाई जहाज उड़ाते हुए हवाओं में परवास करने। उसकी वालिदा मुलाजमत पर जाती थी, वो घर से अकेला रहता था और उसे टेलीस्कोप दे दिया था। यानी तन्हाई की जिंदगी गुजार रहा था और तरक्की की उसकी माँ ने वो ख्वाब देखा था कि वो तरक्की करेगा और एक दिन आसमान पे जाके खलाई सफ़र करेगा। बहरहाल ये अफसाना मुझे पसंद आया और दूसरे अफसाने भी पढ़ूंगा। मैं इनको बहुत मुबारकबाद देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इसी तरह लिखते रहेंगे। शुक्रिया। जनाब सदर और मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन और हज़रात, ज़ाहिर है कि राजीव प्रकाश के अफसानों पे यहाँ बहुत तफसीली बात हो चुकी है, इसलिए बहुत ज़्यादा उसमें बोलना नहीं है। मैं तो इस बात से खुश हूँ कि आज बहुत दिनों बाद राजीव प्रकाश का वक्त बेदार है कि इतने लोग यहाँ इकट्ठा हो। क्या बात। दूसरी बात ये है कि राजीव प्रकाश के अफसानों के सिलसिले में सिर्फ एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि इनके जहन में तसव्वुफ और अध्यात्म का एक ख्याल रहता है और ये कभी मावराई दुनिया में चले जाते हैं और फिर वहाँ से फौरन इस दुनिया में आ जाते हैं जो इनकी अपनी ज़िंदगी और इनके चारों तरफ है। लेकिन इनकी खूबसूरत ज़बान और सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे अफसानवी मजमूए पर मुल्ला राशिद साहब जी ने लिखा था कि उर्दू में कहानी की परंपरा बहुत मजबूत है। तो राजीव प्रकाश ने इस चीज़ को पूरी तरह महसूस किया बाकायदा। हालांकि अगर ये चाहते
तो अपने नाम के सहारे हिंदी में बहुत मशहूर हो सकते थे, लेकिन उन्होंने बाकायदा उर्दू सीखी और ये अंदाज़ा लगाया कि ये अपना इजहार जो है वो उर्दू में बहुत खूबसूरती से कर सकते हैं। और उसके लिए इनकी ज़बान जो उन्होंने जो जिस तरह अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं वो दरअसल राजीव प्रकाश साहित्य के अंदर का शायर है, जो एक जगह ठहर गया और इनकी तख्लीकियत जो है वो अफसाने की तरफ मुड़ी, और तख्लीकियत जिस तरफ मुड़ जाती है कोई ना कोई कारनामा कर दिखाती है। इसलिए मैं सिर्फ मुबारकबाद देता हूँ मेरे दोस्त शाफिक किदवाई साहब यहाँ सदारत फरमा रहे हैं, सबसे बड़ी कामयाबी तो जलसे की यही है। और उसके बाद इनको जाना भी है, तो मुझे इनके नाम नासिर काज़मी का ये शेयर कर रहा हूँ कि तुमको जाने की जल्दी थी और मैं तुमको रोक रहा हूँ। आज मुझे सिर्फ और सिर्फ शुक्रिया अदा करना है, शुक्रिया अदा करना है डॉक्टर शाफिक किदवाई साहब का, सुल्तान साहब का, यूसी साहब का, शेर साहब का, नरेंद्र सिंह साहब का, और शहर साहब का, प्रदेश भाई का, और आप सबका। डायस पर एक खूबसूरत अति कहकशां है, मेरे रूरू अदब के सितारे हैं, और हाज़रीन का एक बड़ी खूबसूरत अदबी अंजुमन है। मेरे लिए बाइस फ़ख्र है इस महफिल का ताल्लुक़ मुझ जैसे हकीम फ़कीर इंसान से। जनाब, अफसानों का जहाँ तक मैं समझता हूँ, अफसानों और ज़िंदगी के मामला तो दिल और धड़कन जैसे हैं। अफसानों के बगैर ज़िंदगी नहीं और ज़िंदगी के बगैर अफसाने नहीं। लिखता हूँ इसलिए कि जिंदा हूँ और शायद जिंदा होने का सबूत देना चाहता हूँ। उर्दू में इसलिए लिखता हूँ कि बहरहाल उर्दू का जादू सर पे चार से बढ़ता है, और उर्दू ने मेरे तसव्वुर को पंख दिए और तब्दील में रंग भर दिए। इस मौके पर मैं कुछ अजीम शख्सियत जो आज हमारे बीच में नहीं है दुनिया में, और जिन्होंने मेरे अदबी और अफसानी सफ़र में मेरी हौसला अफजाई की, पहचाई की, उनको ज़रूर याद करना चाहूँगा। सबसे पहले मैं अपने मरहूम उस्ताद बिहारी प्रताप गोरी साहब को याद करता हूँ, जिन्होंने सही मायनों में मुझे उर्दू अदब से आशना करवाया। और याद करता हूँ एक बहुत अजीम शख्सियत को, एक अजीम शानदार अवामी शख्सियत को जो हमारे बीच में है, डॉक्टर मजीद आज़म मंजूर साहब। सही मानों में उन्होंने मेरे अफसानों को दिशा देने वाले वही शख्स। मैं ऐसा कुछ नहीं कि मुझे कुछ वक्त उनके साथ गुजारने का मौका मिला था। इम्कान की शायद में मैं थोड़ी बहुत खिदमत उनकी कर सका, और उन्होंने मेरे अफसाने देखे तो उन्होंने मुझसे कहा था कि आप में शायरी तो इतनी नहीं नज़र आ रही, लेकिन कहानी आपके पास है, तो आप कहानी लिखिए। हो सकता है कि किसी दिन एक ऐसा अफसाना हो जाए कि आप अदब किसी कोने में बाकी रह जाए। मैं उस बात को आज तक याद करता हूँ। और मैं याद करता हूँ मरहूमा मसरूर जहाँ साहिबा, उनकी बहुत मुझको मोहब्बत मिली। जब जब मेरे अफसाने शाया होते थे वो मुझको मुबारकबाद थी, मैं उनके दौर तरीके जाता था और बहुत ही अच्छी गुफ्तगू होती। मैं याद करता हूँ मरहूम मुशर्रफ आलम ज़ौकी साहब, कुछ साल पहले कुछ अरसे के लिए उनका लखनऊ में क़याम रहा, और मेरी खुश नसीबी रही कि मुझे उनकी गुर्बत हासिल हुई। उसके बाद उनसे मेरे ऐसे मरासिम कायम हो गए और करुणा ने उनको हमसे बेवकूफ़ किया। मैं याद करता हूँ अनवर जलालपुरी साहब को कि जब मेरे खाने शाये हुए तो वो बहुत खुश होते थे। मैं भी उनके पास जाता था और उन्होंने अपने हाथ से मुझे गीता की किताब दी। और ख़ास तौर से मैं याद करता हूँ अपने मरहूम बशीर फारूकी साहब कि उनसे मेरे बहुत ही अच्छा मुकद्दर एक तरीके से तो वो मेरे रूहानी रहनुमा। मेरा बहुत सा वक्त उनकी बैठक में शाम को गुजरता था और दुनियावी मसलों पे, मेरे निजी मसलों पे, अदब की तारीख से वाले ऐसी खूबसूरत गुफ्तगू होती थी, मैं आपको क्या बताऊँ। बशीर फारूकी साहब का जिक्र बगैर सुहेल काकोरी साहब का जिक्र अधूरा, क्यों बशीर फारूकी साहब की वजह से ही मेरा आपसे रब्ता कायम हुआ। बशीर फारूकी साहब एक अजीम शख्सियत है, ज्ञान का भंडार है और एक अदबी कमाल, और उनसे मैं अभी भी बहुत मुस्तफ़ीद होता हूँ, बहुत फ़ायदा उठाता हूँ। और मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ अपने दोस्त सगे भाई से भी बढ़कर रफ़त हैदर सिद्दीकी साहब का। इस वक्त वो मेरे उस्ताद हैं।
और मैं अपने दो छोटे भाइयों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, परवेज़ मिर्ज़ा साहब और डॉक्टर उमैर मिर्ज़ा साहब, जो निजामत के पढ़ाई का इंतजाम दे रहे हैं, क्योंकि वो मेरे साथ हर वक्त खड़े होने के लिए तैयार रहते हैं। जनाब, होता यूँ है कि जो इंसान रोज़ कुआं खोदता है, रोज़ पानी पीता है, वो ज़िंदगी को बहुत करीब से देख लेता है। एक शेर पढ़ना चाहूँगा सुल्तान फाकिर का, जिंदगी को करीब से देखो, इसका चेहरा तुम्हें रुला देगा। होता यूँ है कि कोई शख्स जब जिंदगी की दौड़ में किसी मोड़ पर थक कर रुकता है, तो यकायक उसके सामने ये शेर आ जाता है दुष्यंत कुमार जी का कि तुम्हारे पाँव के नीचे कोई ज़मीन नहीं, तुम्हारे पाँव के नीचे कोई ज़मीन नहीं, कमाल यह है कि तुम्हें तो फिर भी यकीन नहीं। कमाल यह है कि तुम्हें फिर भी यकीन नहीं। तब वो शख्स चौंक पड़ता है, झुंझा जाता है, परेशान हो जाता है, और तब कुछ तहरीरें उभर कर आती हैं और अफसानवी शक्ल ले लेती हैं। यहाँ पर गालिब का शेर पढ़ना चाहूँगा कि रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, जब आँख ही से न टपका तो फिर लहू क्या है, जब आँख ही से न टपका तो फिर लहू क्या है। हज़रात, इंसान की ज़िंदगी में बहुत से काम होते हैं, कुछ पूरे हो पाते हैं, कुछ अधूरे रह जाते हैं। शायद लिखने का यह काम अधूरा रह गया था, उसे पूरा करने की कोशिश करना। महाकवि नागार्जुन की इन पंक्तियों के साथ अपनी बात करता हूँ कि जो नहीं हो सके पूर्ण काम, जो नहीं हो सके पूर्ण काम, उनको मैं करता हूँ प्रणाम, उनको मैं करता हूँ प्रणाम। मेरे अफसाने, मेरी किताब, मेरी कुल शख्सियत साहिबान, बस यही है। एक बार फिर डॉक्टर शाफी किदवई साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो उनका कीमती कीनोट मुझे मिल गया है, और आप सबके तासुरात और आप सबकी ख्वाहिशात जो मुझे मिल गई हैं, उम्र भर उनको अपने दिल से लगा के लर्न ऑनलाइन की जानिब से आपसे बस इतनी इल्तिजा है कि हमारे इस प्रोग्राम को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी हर वीडियो आप तक अपलोड होने के साथ ही पहुंच सके। शुक्रिया।